नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी जो कि हमारे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रतिभाग करने वाले हैं आने वाले समय में, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हम एग्रोनॉमी में वीट साइंस पढ़ रहे हैं। ये आई थिंक मुझे जैसा कि याद है कि हमने वादा किया था कि वीट साइंस को ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कोई भी एग्जाम देकर आओगे, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पिछली बार अगर लास्ट टाइम मैं वैकेंसी की बात करूं 2018 एजीटीए की, तो 2018 के एजीटीए में वीट साइंस से लेकर के वीडी साइड तक अगर हम बात करें तो कुल 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें से सारे के सारे प्रश्न आप तोड़ डालोगे यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। क्योंकि हमारा जो वीट साइंस है, ये आपको लग रहा होगा कि सर इसको लंबा खींच दिए, 5 पार्ट यानी कि एक और पार्ट आ सकता है, 6 पार्ट में सर इसको लेकर गए। क्या ये 6 पार्ट वाला चैप्टर था? डेफिनेटली था। क्योंकि यदि हम वीट साइंस को ऐसे नॉर्मली पढ़ लेते तो हम प्रश्न नहीं बना पाते। हमारे पास समय इतना है कि हम क्यों जल्दबाजी करें और क्यों अपने परीक्षा में एक बार फिर लड़खड़ा जाएं। हमारे पास इतना टाइम है, भरपूर समय है। बहकावे में आप लोग आ जाते हो कि जनवरी में पेपर है, फरवरी में पेपर है, मार्च में पेपर है, ये बैच वो बैच। अरे दुनिया भर के बैच ही खरीदते रहोगे या पढ़ाई भी करोगे? सही कह रहा हूं कि नहीं? आप सब, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, परंतु मेजोरिटी एग्रीकल्चर में मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे आते। तो इतना पैसा नहीं है आपके पास, यहां गवाओ वहां गवाओ। एक शांति से बैठ पकड़ लो और मेहनत करना शुरुआत कर दो। ईमानदारी आप अपने खून में बसा लो कि हमको किसी के साथ एक भी नमक हरामी नहीं करनी है, हमको ईमानदारी पे काम करना है, पूरी ईमानदारी पे काम करना। झोंक दो ईमानदारी, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस टाइम से काम करना प्रारंभ कर दो। बोलने वाले तो यूट्यूब पे आके बहुत कुछ बोलते हैं, करते हैं क्या? कितना क्या तुम्हारे लिए किए? बोलने वालों तो इवन यहां तक बोल देते हैं कि हिंदी मीडियम से आप पास नहीं हो पाओगे, हिंदी मीडियम में किताबें नहीं। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम मास्टर किस बात के हो जब आप ये बोल देते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कि हिंदी मीडियम में किताबें नहीं? अरे भाई किताबें नहीं है, मास्टर का मतलब क्या होता है? बच्चों तक कंटेंट देना। आप हिंदी मीडियम में दो, इंग्लिश मीडियम में जो कंटेंट उपलब्ध है आप उसको हिंदी मीडियम में दो। सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलने वाले ये कहते हैं कि अरे आप हिंदी में पढ़ोगे पछताओगे, दोबारा फिर इंग्लिश में आके पढ़ोगे। बिल्कुल नहीं, आप हिंदी में भी सेलेक्ट होगे। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी करने का सही। आपके पास टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि 20 बैच आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को केवल बेवकूफ बना रहे हो। तो ये ध्यान देना, बच्चे भ्रमित बहुत जल्दी होते हैं। मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया और एक वीडियो भेजा किसी एक एक्स इंस्टीट्यूट को, मान लो किसी इंस्टीट्यूट का वीडियो भेज दिया, कहा सर देखो ये सर तो बोल रहे हैं कि हिंदी में सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब बच्चा वो डर गया। एजीटीए की तैयारी वो बच्चा 1 साल से कर रहा है और उन सर ने एक वीडियो लाके डाल दिया जो बच्चा पूरी तरीके से दहल गया कि सर आप सर तो कहते हो हिंदी मीडियम में कंटेंट मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सर तो बोल रहे हैं कि हमारा आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा हिंदी मीडियम में। भाई मीडियम कहां से आ गया? ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एजीटीए का पेपर क्या इंग्लिश में आता है? दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ऐसी अफवाहें आपको फैलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लोगों का पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है कि नीलेश इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, हलचल मच गई है लोगों के अंदर। लोगों को ये नहीं पता है कि इस सब के पीछे मेहनत क्या है, हमारे साथ सहयोग क्या है, बच्चों का कैसे सहयोग है। ये कोई आम बात नहीं है। बच्चे अगर सहयोग कर रहे हैं तो हम अकेले के दम पे आपको एजीटीए के लिए वो वादा करके गए हैं जो आपको पूरा वादा करेंगे और निभाएंगे। ये नहीं कि हम आपको एमसीक्यू के नाम पे घसीट दें और आपको हल्का फुल्का ज्ञान देकर अज्जल गगरी छलकत जाए वाला कॉन्सेप्ट बना के फेंक दें आपको किनारे। ऐसा नहीं, आपको संपूर्ण की बात करते हैं हम, संक्षेप की बात ही नहीं कभी करते। अगर हम चाहते हम भी यूट्यूब के व्यूज बटोरने के चक्कर में एमसीक्यू क्लास आपको करा देते, क्यों नहीं कराए? थ्योरी क्लास में टाइम लगता है, मेहनत लगती है पढ़ाने और पढ़ने में। बस एमसीक्यू में क्या होता है, तुम्हारा दिल जीतना होता है। आप देखिएगा कभी एमसीक्यू की क्लास में ज्यादा लाइव आते हैं, थ्योरी की क्लास में कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है पूरी तरीके से पढ़ लिया गया है एजुकेटर्स के द्वारा। आप उनको पता चल गया है कि बच्चा एमसीक्यू क्लास ही ज्यादा देखता है, दे दो इनको एमसीक्यू की क्लास, जाएं। सिलेक्शन से कोई आपका कोई रिश्तेदार नहीं बैठा जो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा उसको बुरा लगेगा। कोई नहीं बैठा, आपके सुख चिंतक कोई नहीं है। आपका पेमेंट कटा, बस आप गए, आप
क्या हो कुछ पता नहीं है। तो बच्चों थोड़ा होश में आ जाओ और पढ़ाई कर लो ढंग की। इधर उधर भटकने से बेटर है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, चाहे वाईडी पे पढ़ रहे हो या अदर इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हो, आप ईमानदारी के साथ मेहनत करो। इन सब बातों का आप टाइम नहीं बचा है कि आप इन सर का वीडियो मेरे पास भेजो, उन सर का वीडियो मेरे पास भेजो। और मैं भी इन चीजों के लिए खाली नहीं बैठा हूं कि तुम्हारे क्वेरीज ये इनका वीडियो भेज दिया, उनका वीडियो भेज दिया, क्या मतलब हमें, हम क्यों किसी का वीडियो देखें। भाई हमारे पास इतना टाइम है कि हम दूसरी इंस्टीट्यूट के वीडियो देखें कि सर ने क्या बोला, हमें क्या मतलब। हम अपना काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव गति से कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मोमेंट में है, हम सही हैं, हमारा पेपर बता रहा है कि हम सही हैं, हमारा सिलेबस बता रहा है कि हम सही हैं। तो प्लीज आप लोग किसी का भी वीडियो देखें, आप अपने तक ही सीमित रखें। हमारे पास पर्सनली वीडियो का लिंक मत भेजा करिए, क्योंकि हम अपना टाइम उन चीजों में नहीं गंवाना चाहते जो हम आपको देना चाहते हैं। तो वो सिर्फ टाइम आपका ही होना चाहिए। 2 दिन मेरे बाहर जाने की वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पाई कंटिन्यू, उसकी भरपाई मैं अगले 2 दिन में करने वाला हूं, आपको डबल डबल क्लास देने वाला हूं। ठीक है, जो गैप रहा है आपको 2-2 क्लासेस एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, आपकी पूरी गैप फिल हो जाएगी, आप उसके लिए परेशान ना हो। जो मेरे अंतःकरण में बनता है मैं आप तक भेजता हूं, आप सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु आप कभी कभी भ्रमित हो जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार बताओ हम इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम छोटे से एक वीडियो में विचलित हो गए कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होगा। कोई सर बोल दिए कि आप उठा के देखो पेपर हिंदी मीडियम की बुक में लिखा ही नहीं। अरे बुक में नहीं लिखा है, यदि बच्चा बुक को ही देख के पढ़ता तो तुम्हारे पास क्या करने गया, तुमको फीस काहे के लिए दिया, तुम किस लिए हो उस बच्चे के लिए, तुम सीधा ये बोल दोगे कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। गलत बात। यदि आपको पढ़ाना नहीं है हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम की बेइज्जती और तौहीन मत करिएगा, क्योंकि माध्यम किसी का सिलेक्शन नहीं रोक सकता। नॉलेज आपके सिलेक्शन को रोकता है, माध्यम नहीं। मीडियम आपको क्या करता है, ज्ञान को प्रसारित करने का साधन है, ना कि सफलता का साधन है। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं होते? सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट आपका कैसा है ये बोलेगा एग्जाम के दिन। ठीक है, ये नहीं कि आप ये बोल दो कि बच्चों को हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन होता है। बच्चा समझदार हो चुका है, इन सब बातों में अब आने वाला नहीं है। तो बीड साइंस में हम 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे थे, इतना हमने आपका टाइम लिया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और ये टाइम मैंने इसलिए लिया कि बच्चे बहुत भ्रमित हो रहे थे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से। भाई अगर आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं आ रहा है तो आप 6 महीने इंग्लिश सीखोगे क्या पहले? आप कौन सा आईबीपीएस एएफओ दे रहे हो, आप एजीटीए का एग्जाम दे रहे हो भाई साहब। आप हिंदी मीडियम में भी क्रैक कर लोगे। हाँ एएफओ का एग्जाम होता तो मैं मानता कि इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पास करना है। यहाँ आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बस थोड़ी मोटी इंग्लिश आनी चाहिए, वो मैं आपको बता ही देता हूँ बाइलिंगुअल के रूप में। ठीक है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वीड साइंस में हम क्या बात कर रहे थे, हमने खरपतवारों का नियंत्रण प्रारंभ कर दिया था और सस्य विधियां हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं भौतिक व यांत्रिक विधियां। तो हम खरपतवार नियंत्रण की जब हम बात करते हैं, खरपतवार नियंत्रण, एक बार बच्चा लोगों क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास ये क्लास पहुंचती रहे। खरपतवार नियंत्रण, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, वीड कंट्रोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीड कंट्रोल बोलेंगे। इस बात को ध्यान देना बच्चा, वीड कंट्रोल। ठीक है, अब वीड कंट्रोल में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था सस्य विधियां, एग्रोनोमिक मेथड या प्रैक्टिसेस, हमने खरपतवार नियंत्रण में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे भौतिक व यांत्रिक विधियां। अभी तक हम खरपतवारों को कैसे कंट्रोल कर रहे थे कि हम कोई फसल लगा दें, हम कोई एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस यूज कर लें जिससे खरपतवार की ग्रोथ रुक जाए। अब हम खरपतवारों को कैसे दूर भगाएंगे, हम कोई ना कोई भौतिक तरीके से हाथों से उखाड़ कर या कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके हम खरपतवार को बाहर जब करेंगे तो भौतिक रूप से मतलब हम हाथों से उसको उखाड़ लेंगे, निराई कर लेंगे। और यांत्रिक का मतलब किसी ना किसी यंत्र के माध्यम से जब हम खरपतवारों को खेत से उखाड़ के फेंकेंगे तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं भौतिक व यांत्रिक विधि। तो लिखेंगे दूसरा नंबर स्टार बना के लिखिएगा, भौतिक व यांत्रिक विधि, भौतिक व यांत्रिक विधि, जिसको अंग्रेजी में बच्चा क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी में बोलेंगे फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड। लिखिएगा फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, फिजिकल एंड
मैकेनिकल मेथड, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड। ये भौतिक व यांत्रिक विधि की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मेथड हमको पढ़ने हैं कि हम भौतिक रूप से और यांत्रिक रूप से अपनी फसलों के पौधे से खरपतवारों को अलग करेंगे ताकि हमारी जो उपज है वो गुणवत्ता युक्त हो और अच्छी उपज के साथ साथ ज्यादा उपज प्राप्त हो। इसलिए हम खरपतवारों को क्या करते हैं, खेतों से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि ये बिना बुलाए बिना न्योता दिए आने वाले मेहमान हैं। जैसे शादियों में नहीं कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं जो बिना बुलाए खाना वाना पीना खा के निकलते बनते हैं, तो ऐसे वाले ये पौधे होते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं। तो सबसे पहली विधि आएगी हाथ से उखाड़ना, हाथ से उखाड़ना, अपरूटिंग बाई हैंड, हाथ से उखाड़ना। अब हाथ से उखाड़ना की बात आती है कि खरपतवारों को हाथ से हम उखाड़ते हैं, तो ये विधि कहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ते हैं, तो जरा ध्यान देंगे। ये जो खरपतवारों को हाथ से जब हम उखाड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने चाहिए छोटे स्तर पर, ठीक है, छोटे क्षेत्र के लिए उत्तम, छोटे क्षेत्र के लिए उत्तम विधि है कौन सी, हाथ से खरपतवार को उखाड़ना। नर्सरी के लिए उत्तम विधि है, नर्सरी क्षेत्र में खरपतवार उन्मूलन की अच्छी विधि है, कि उत्तम विधि है, कि अगर हमें नर्सरी फील्ड में हमें खरपतवारों को निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसी विधि का प्रयोग करते हैं कि हम हाथ से खरपतवारों को उखाड़ देते हैं। समझ में आ गया की बात, कि हम छोटे क्षेत्र के लिए ये विधि अपनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हाथ से हम खरपतवार उखाड़ते हैं, या घनी बोई गई फसलों में, घनी बोई गई फसलों में, घनी बोई गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण। जैसे कोई घनी फसल बो दी गई जिसमें यंत्र वगैरह नहीं चल सकते, तो हम क्या करते हैं, उनमें हाथ से खरपतवार को उखाड़ लेते हैं, ठीक है। ये विधि वहीं अपनाई जाती है जहां पर छोटा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े एरिया में हम हाथ से नहीं उखाड़ पाएंगे खरपतवार। आपने देखा होगा कभी कभी धान के खेत में जाते हो तो लोन जिसको कहते हैं लोकल भाषा में, जो बड़ा सा धान हो जाता है बैकेन डिजीज के चक्कर में, उसको हम लोग हाथ से उखाड़ देते हैं। या कभी आप जाओगे धान के खेत में जिसको मोथा वगैरह कहते हैं, वो हाथ से कभी उखाड़ लेते हैं। कभी गन्ने के खेत में जाओगे तो कुछ ऐसे पौधे आपको मिलेंगे जिनको हम हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं। छोटे क्षेत्र पर करते हैं, नर्सरी में, धान की नर्सरी में जैसे हो जाते हैं खरपतवार वगैरह, तो उनको उन्मूलन करने के लिए हम ये मेथड अपना लेते हैं, अपरूटिंग बाई हैंड, मतलब हाथ से उनकी जड़ों को उखाड़ के खेत से बाहर फेंक देना। आपने ज्यादातर देखा होगा गांव में किसान वगैरह छोटे स्तर पर इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विधि है, तो इनमें से ये ऑप्शन कुछ आपको मिल जाएंगे और बाकी अदर ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे एनएससी का पेपर आया, हमने आपसे कहा था ना कि हमारी यूट्यूब की क्लास की जो बच्चा ईमानदारी के साथ एग्रोनॉमी देखता है, सॉइल साइंस देखता है, वो बच्चा कभी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा। हालांकि पेपर लीक हो गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में, बड़ा दुर्भाग्य है अपने भारत में कि बच्चा निरंतर मेहनत करता है, पैसे ब्याज पर उधार इधर उधर लेकर के पेपर देने जाता है, और बाद में पेपर दे के बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। साहब हम कहते हैं कि हम नेट की दुनिया में, हम इंटरनेट की दुनिया में तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम खोखले भी होते जा रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी टेक्निक का जो हम इनको रोक ही नहीं पा रहे हैं। भाई बच्चा मेहनत करके पेपर देने जा रहा है, कितनी उम्मीदें उसके ऊपर लगी रहती हैं, और खेलने वाले उसके साथ खेलकर चले जाते हैं। अरे जब आपको नौकरी, आपके हाथों में दम ही नहीं है नौकरी पाने की, तो आप ये फरेबबाजी क्यों करते हो नौकरी लेने के लिए? नौकरी पाके क्या आप चला लोगे?
नहीं चला पाओगे तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका हक काटोगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप मेहनत करो, कंपटीशन दो, नौकरी पाओ। क्या रखा है इन सब चीजों में? मानवता आदमी खो चुका है धीरे से, मानवता नाम की चीज ही नहीं बची। अगर आपसे किसी से कह दो रास्ते में कि भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, एक कॉल करवा दीजिए, तो कोई व्यक्ति नहीं कॉल करवाने वाला होगा, एक आध आपको 100 में मिल जाएगा। तो मानवता धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि मानव मानव को ही लूट रहा है, मानव मानव को ही काट रहा है। मिल जाए तो उसको दबा के आगे निकल जाए। आदमी आदमी के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाह रहा है। ये कैसा समाज हमारे सामने चारों ओर घूम रहा है। तो पहला हमने मेथड देखा कि हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, तो दूसरी बात निराई व गुड़ाई। दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं? निराई व गुड़ाई, वीडिंग एंड होइंग। निराई व गुड़ाई, गुड़ाई करना। ठीक है, निराई व गुड़ाई करना, वीडिंग एंड होइंग। अब ये निराई क्या होता है साहब? तो निराई का मतलब होता है जैसे कोई फसल है उसमें से खरपतवार को अलग अलग वीडिंग कर लेना, उखाड़ लेना खुरपी से, फावड़ा से, वगैरह वगैरह, निराई कर लेना। गुड़ाई करना जैसे कुदाल है, कोई कल्टीवेटर है, इससे हम गुड़ाई करके, या पावर टिलर है, गुड़ाई करके हम क्या करते हैं? खरपतवारों को खेत से बाहर भेज देते हैं। ये भी क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र के लिए ही उत्तम होता है। किसके लिए? छोटे क्षेत्र के लिए उत्तम, छोटे क्षेत्र के लिए उत्तम होता है। इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? खुरपी, कुदाल, फावड़ा, हो बहुत से प्रकार की होती हैं, जैसे जापानी पैडी वीडर, स्टार वीडर मूंगफली में जो प्रयोग की जाती है, उसके साथ साथ शर्मा हैंड हो, नैनी टाइप हैंड हो, ठीक है, सिंग हैंड हो। उसके बाद एक अकोला हो आती है जो सिंगल ऐसी हो है जो बैलों के द्वारा चलती है। बाकी सारी की सारी हो कैसी होती हैं? हैंड हो होती हैं, जो मानव के द्वारा चलती हैं। ठीक है, कल्टीवेटर, इनसे हम लोग क्या करते हैं? खरपतवार उन्मूलन करते हैं, खरपतवारों को हम उखाड़ के फेंकते हैं। तो भौतिक व यांत्रिक विधि में हमने दो टाइप के मेथड देखे, हाथ से उखाड़ना, निराई व गुड़ाई करना। ये दो मेथड देख लिए, इनके बारे में आपको लिखना नहीं है, बस आप जानते चलिएगा। ठीक है, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी आप सभी बच्चों के लिए एक एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच का अनाउंसमेंट कर चुका है। आज आपको यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हो चुकी होगी, आपने देखा होगा। अगर यदि नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें और अपने भाई बंधुओं को शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे एक ही कोर्स आ रहा है, संपूर्ण आप एग्रीकल्चर के एग्जाम दे सकोगे। सिर्फ सिंगल कोर्स को पढ़ाई करके आप सारे के सारे एग्जाम दे सकते हो, चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, आप उस कोर्स से सारा का सारा कवर कर सकते हो। ठीक है, और वो कोर्स बहुत ही नॉमिनल फी में है, मात्र 1999 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको विदाउट पीपीटी सारी क्लासेस दी जाएंगी। क्योंकि मैं पीपीटी के बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं, मैं पीपीटी को बिल्कुल यूज नहीं करता हूं, क्योंकि पीपीटी यूज करने से क्या होता है? आपका दिमाग छीड़ होता चला जाता है धीरे धीरे से। तो हमने हाथ से उखाड़ना, निराई व गुड़ाई करने की बात कह दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं बढ़ता हूं आगे अगले पॉइंट की ओर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, हमने दो मेथड देखा, हाथ से उखाड़ना, निराई गुड़ाई करना, इनके बारे में चर्चा कर लिया। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं, कर्षण क्रिया, टिलेज ऑपरेशन। ठीक है, तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं कर्षण क्रिया में। हम लोग क्या देखते हैं? टिलेज ऑपरेशन में कर्षण क्रिया। तीसरा हमने कर्षण क्रिया देखा। तो जैसे हम बात करते हैं तो कर्षण क्रिया में हम लोग बात करते हैं टिलेज ऑपरेशन की। तो टिलेज ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं कि इनका जो उद्देश्य होता है, कर्षण क्रिया का उद्देश्य ही होता है क्या? खरपतवार का उन्मूलन। उद्देश्य ही होता है खरपतवारों का उन्मूलन, खरपतवारों का उन्मूलन। जैसे कर्षण क्रिया से कैसे खरपतवार जाते हैं? तो जो खाली खेत पड़ा रहता है उसकी बुवाई के लिए जो खेत की तैयारी करते हैं, तो खाली खेत में खरपतवार लगे रहते हैं। जैसे मान लो
ये कोई खेत है, इसमें ये खरपतवार लगे हुए हैं, ये कोई खरपतवार लगे हुए हैं, ये कोई खरपतवार लगे हुए हैं, ठीक है। ये कोई खेत है, खाली खेत है, कैसा है, खाली खेत है, खाली पड़ा खेत, खाली या परती खेत, कैसा है, या परती खेत है। अब हम इसकी क्या करेंगे, जुताई कर देंगे, क्या करेंगे, इसकी हम क्या कर देंगे, जुताई कर देंगे। और जुताई करना कर्षण क्रिया करना होता है। जुताई करने के बाद हम क्या करेंगे, बीज सैया बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बीज सया बना लेंगे। और जब बीज सया बना लेंगे तो ये जो खरपतवार होंगे यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हो गई कि कर्षण क्रिया से हम क्या करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तब हम खरपतवार हटा लेते हैं। या फसल खड़ी है उसमें क्या करते हैं, हम अंताकर्षण वगैरह करते हैं। जैसे कर्षण क्रिया कैसे खरपतवारों को गायब करती है, तो हम बात करते हैं कर्षण क्रिया में हम बहुत सारी क्रिया पढ़ते हैं। जैसे अंधी गुड़ाई, क्या पढ़ते हैं, अंधी गुड़ाई हम पढ़ते हैं। इसी में व्यू सेनिंग हम पढ़ते हैं, इसी में व्यू सेनिंग जो धान में की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, धान में ये प्रोसेस की जाती है। तो अंधी गुड़ाई, व्यू सेनिंग दोनों ये कर्षण क्रिया हैं। दोनों का उद्देश्य क्या होता है, खरपतवार को नियंत्रित करना, क्या करना, खरपतवार को नियंत्रित करना। तो कर्षण क्रिया हम खेत में जब कोई टिलेज ऑपरेशन करते हैं उस दौरान हमारे खरपतवार पर हम काबू पा लेते हैं, क्योंकि उनकी जड़ से हम उनको उखाड़ लेते हैं। तो ये कर्षण क्रिया द्वारा हो गया। उसके बाद एक होता है छटाई करना, खरपतवारों की छटाई कर देना, छटाई करना, प्रूनिंग कर देना। अब छटाई करना क्या होता है कि आप छटाई करने का मतलब होता है, कुछ बड़े खरपतवार होते हैं जो हार्डी नेचर के होते हैं। क्यों छटाई करते हैं, तो छटाई करने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है छटाई करने का, कि खरपतवारों का हम छटाई क्यों करते हैं। तो एक तो उद्देश्य इनकी वृद्धि पर रोक, वृद्धि पर रोक, दूसरा बीज उत्पादन पर रोक, बीज उत्पादन पर रोक, क्योंकि जब हम ऊपर से छांट देंगे तो इनकी वृद्धि नहीं होगी, तो बीज उत्पादन पर रोक हो जाएगा। और ये भोज्य पदार्थ अच्छा नहीं बना पाएंगे, भोज्य पदार्थ बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लांट जो होगा असमर्थ हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी नहीं कर पाएगा। मान लो ऊपर से हम पौधे को कट कर दिए, छाट दिए, उसके जो फोलिएज होगा वो कम बचेगा, तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा नहीं करेगा, भोज्य पदार्थ बनाने में असमर्थ होगा। तो क्या होगा, इसमें माल न्यूट्रिशन आ जाएगा, पोषण की कमी हो जाएगी, ये पौधे की जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम जो खरपतवार होते हैं उनकी छटाई कर देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी ना हो, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस अच्छी ना हो पाए, ताकि उनमें भोज्य पदार्थ ज्यादा इकट्ठा ना हो पाए। और भोज्य पदार्थ के अभाव में या उनके पोषण के अभाव में पौधा क्या करेगा, वृद्धि अच्छी नहीं कर पाएगा, स्टंट कर जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उसमें माल न्यूट्रिशन होने के बाद पौधे की डेथ हो जाएगी, तो पौधा क्या होगा, खत्म होगा। दूसरी बात कि जो एक वर्षीय खरपतवार होते हैं, यदि या बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, उनकी छटाई हम कर देते हैं तो हम बीज उत्पादन पर भी रोक लगा लेते हैं। तो जब बीज नहीं बनेगा तो आगे के आने वाले समय में इन पौधे की संख्या धीरे धीरे हम काबू पा लेंगे। तो एक तो हम प्रून कर लेते हैं, खरपतवारों की छटाई कर लेते हैं, तब खरपतवार क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। हमने क्या देखा, हाथ से उखाड़ना, निराई गुड़ाई करना, कर्षण क्रिया करना और खरपतवारों की छटाई करना। आगे के हम और भी मेथड पढ़ते हैं, ये मेथड आपको बहुविकल्पी में मिल जाते हैं, तो अजीबो गरीब आपको लगते हैं, शुद्ध हिंदी इनकी लिख के चली जाती है। तो ध्यान देना, आपको इसको प्रूनिंग बोलेंगे, इसको टिलेज ऑपरेशन बोलेंगे, निराई गुड़ाई को वीडिंग एंड होइंग बोलेंगे, हाथ से उखाड़ना अपरूटिंग वाई हैंड बोलते हैं, कि हाथ के द्वारा हम खरपतवारों को उखाड़ेंगे। ये सारी चीजें हम आपको समझा समझा के बता रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि जलाना, कितने मेथड हमने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए हमने, 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर पे आएगा जलाना, फ्लेम।
अब जलाना क्या होता है कि जलाने से लेकर हम क्या करते हैं, खेत को जला देते हैं। जो खाली खेत पड़ा होता है या कोई फसल काटे उसके बाद हम जला दिए, जैसे गन्ने की कटाई के बाद, धान की कटाई के बाद, गेहूं की कटाई के बाद हमने क्या किया, खेत को जला दिया। जैसे हम बात करते हैं प्रति भूमि में उगे खरपतवारों को जलाना, उगे खरपतवारों को जलाना, इससे क्या होता है, पौधे झुलस जाते हैं, पौधे झुलस जाते हैं, पौधे झुलस जाते हैं। और जब पौधा झुलस जाएगा तो उसकी वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, और बीज निर्माण जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बीज निर्माण उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज हमने देख ली, परंतु यहीं तक सीमित नहीं रहता है। यहां से एक बार क्वेश्चन आया है कि इसमें एक मशीन प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है फ्लेम थ्रोअर। क्या नाम होता है, फ्लेम और थ्रोअर, फ्लेम थ्रोअर। ठीक है, फ्लेम थ्रोअर एक मशीन होती है। फ्लेम थ्रोअर में क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की फ्लेम दे दी जाती है, फ्लैम दे दी जाती है। ये क्या होती है, ये फ्लैम होती है, ये फ्लैम होती है, जिससे क्या होता है, पौधा प्लस बीज दोनों क्या होते हैं, झुलस कर सूख जाते हैं, झुलस कर सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि जो फ्लेम थ्रोअर होता है ये एक मशीन होती है, फ्लेम थ्रोअर। यहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम एक फ्लेम दे देते हैं, ज्वाला दे देते हैं। जैसे होता ना थ्रोअर मशीन, उसमें 1000 डिग्री सेल्सियस की आग निकलेगी, लपट निकलेगी, जिसमें पौधा और बीज दोनों झुलस जाएंगे और सूख जाएंगे। ये होती है कंडीशन जलाना। तो 6 नंबर पे हमने क्या देखा, जलाने की विधि को हमने देखा कि जलाकर भी हम खरपतवारों को मार डालते हैं। हम लोगों से कितने लोग जलते हैं ये बात को हम अच्छी तरीके से जानते कि नहीं जानते। आपसे आपका मोहल्ला जलता होगा, घर वाले जलते होंगे, बाहर वाले जलते होंगे, हम खरपतवारों को जलाते हैं। ठीक है, क्या है, हम खरपतवारों को जलाते हैं। जलने वाले तो जलते रहते। देखो, टांग खींचने वाले समाज में आपको जरूर मिलेंगे। यदि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो तो आपको विचलित करने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी अगर बराबरी नहीं कर पाएंगे तो आपको वो डिस्टर्ब करना चाहेंगे। क्योंकि यदि वो आपकी बराबरी करने का सोचेंगे तो वो अपने कहीं ना कुछ खो देंगे या कुछ आपकी नकल करेंगे। तो वो ऐसा नहीं जब कर पाएंगे, वो सक्षम नहीं होंगे आपकी नकल करने में, तो आपको कहीं ना कहीं निंदा आपकी करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको पीछे ढकेलने का काम करेंगे। परंतु एक कॉन्सेप्ट अपना लो अपनी जिंदगी में कि मूंदो आंख कतो न कोई। आप अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि हमारा दुश्मन ही कोई नहीं है। आप चलिए साफ रास्ते पे, 1000 लोग जलेंगे, आप उनकी रोशनी में पढ़ाई कर लो। भाई, जितने ज्यादा लोग जलेंगे रोशनी उतनी ज्यादा होगी, आप उस रोशनी में पढ़ाई कर लो। ठीक है, जलने वाले तो जलेंगे ही। तो जलाना यहां पर हमने देखा, तो जलने की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पानी भरना। क्या सर पानी भरने से भी खरपतवार हो जाते हैं क्या, खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। पानी भरना का मतलब क्या होता है, जैसे जो शुष्क भूमि के खरपतवार होते हैं, शुष्क भूमि के खरपतवार होते हैं या रेगिस्तानी खरपतवार होते हैं, या रेगिस्तानी खरपतवार होते हैं, शुष्क भूमि के खरपतवार हो गए या फिर रेगिस्तानी खरपतवार हो गए, इनको हम क्या करते हैं, पानी भरकर समाप्त कर देते हैं, पानी भरकर समाप्त कर देते हैं। क्योंकि ये ज्यादा पानी नहीं चाहते हैं तो ये पानी में नहीं रह पाते हैं।
तो रेगिस्तानी खरपतवार हो गया या शुष्क भूमि के खरपतवार हो गए, हम क्या करेंगे, यदि हम पानी भर देंगे उस खेत में तो पानी भरने के बाद क्या होगा, शुष्क भूमि के खरपतवार और रेगिस्तानी जो खरपतवार हैं ये दोनों के दोनों खरपतवारों को हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। आज थोड़ी राइटिंग आपको अजीब टाइप की लग रही होगी हमारी, क्योंकि हमारे जो ये फिंगर है इसमें इंटरनल चोट लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं घात पहुंचा है हमारी उंगली को किसी कारणवश ठंडक में, तो इस वजह से ये जो पॉइंटर है अच्छा पकड़ते हुए नहीं बन रहा है। आज ठंडक भी बहुत भयंकर है, तो हो सकता है आप लोग सोचो कि सर आज राइटिंग कैसी लिख रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है इसलिए राइटिंग लिख रहा हूं। मैं क्लास नहीं लेना चाह रहा था आज क्योंकि इतनी ठंड है और मेरे हाथ में चोट भी लगी है। ठीक है, आपको ऐसे दिखेगी नहीं, टूटा फूटा वाला चोट नहीं है, परंतु हल्का सा चोट है, प्रेशर पड़ने पर बहुत दर्द कर रहा है। परंतु 2 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूं कि बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ये नुकसान मैं होने नहीं दूंगा आपको। परसों के दिन मैं डबल क्लास एग्रोनॉमी यानी कि यूपी जीके कल की क्लास चलेगी और एक एग्रोनॉमी की भी क्लास चलेगी, ठीक है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहां पर हमने बात कर ली पानी भरना, पानी भर के खरपतवार हम समाप्त कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं साहब मल्चिंग की, पलवार, मल्चिंग। 8 नंबर मल्च, पलवार, मल्चिंग या मल्च। क्या होता है मल्च, ध्यान देंगे। ये मान लो एक खेत है, ये एक खेत है और इस पर ये मल्च बिछा दिए। ये इस प्रकार से ये मल्च बिछा दिए। ये मान लो ये खेत है, अब इस पर हमको मल्च बिछानी है, तो मल्च मान लो हम कुछ ऐसा वैसा बिछा रहे हैं, तो ये हम मल्चिंग बिछा रहे हैं इस खेत पे। क्या बिछा रहे हैं, ये मल्चिंग बिछा रहे हैं। ये क्या है, मल्च है। मल्च है। ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों होती है, जीवित और अजीवित। बायोटिक में जैसे कवर क्रॉप, एबायोटिक में स्ट्रा, क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष, पॉलीथीन, डस्ट, प्लास्टिक, ठीक है, इत्यादि आप इसका प्रयोग कर लेंगे। अब ये क्या होता है सर, बायोटिक एबायोटिक क्या आप बता दिए, इतना डीप क्यों बता दिए सर। मल्चिंग 2 प्रकार की होती है, जीवित पदार्थ और अजीवित पदार्थ को जब ढक देते हैं, कोई भी मृदा सतह है उस पर ढक देते हैं। जैसे ये मिट्टी थी, ये मृदा सतह थी, ये मृदा सतह थी, इस पर हमने क्या दिया, ढक दिया या परत दे दी। किसकी परत दे दी, मल्च की हमने क्या किया, परत दे दी। और ये मल्च 2 प्रकार का होता है, बायोटिक और एबायोटिक। हमने ऐसा साहब क्यों किया, हमारे किसने कुत्ते ने काट लिया कि साहब हम मिट्टी की परत को ढक देंगे। तो हम बात करते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मान लो ये मिट्टी की सतह है और जब हम इस परत सतह को क्या कर लेते हैं, किसी बायोटिक या एबायोटिक प्रोडक्ट के द्वारा हम इस सतह को ढक लेते हैं। तो ये जो सतह होती है ढक लेते हैं, जब इस सतह को ढक लेते हैं तो जो मृदा सतह होती है, जो मृदा सतह होती है, यहां पर ताप व नमी, ताप व नमी की कमी, ताप व नमी की कमी हो जाती है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ताप व नमी की कमी हो जाती है, क्योंकि तापमान वो नहीं नीचे आ पाता है, और नमी जो थी वही रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर से नमी नहीं आ पाती है। तो ताप व नमी की कमी हो जाती है, और इसकी कमी में क्या होता है, खरपतवार जो होता है, जो खरपतवार होता है उसका प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है, उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होगी, भोज्य पदार्थ कम बनेगा, भोज्य पदार्थ कम बनेगा। जब भोज्य पदार्थ कम बनेगा तो इनकी वृद्धि जो होगी क्या होगी, कम होगी। इनकी वृद्धि कम होगी तो ये क्या होंगे, ये मर जाएंगे, ये क्या होंगे, मर जाएंगे। ध्यान देना, ठीक है। जब मल्च हम बिछा लेते हैं एक मिट्टी की परत के ऊपर, हम क्या कर देते हैं, बाहरी चीजें बिछा लेते हैं, तो इसमें ताप व नमी की मात्रा क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमी हो जाती है ताप व नमी में। और कमी होने पर खरपतवारों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ कम बनेंगे, और इनके जो भोज्य पदार्थ कम बनेंगे तो खरपतवार क्या होगा, मर जाएगा। तो हम परत इसीलिए बिछाते हैं ताकि जो बाहर का तापमान है वो ज्यादा मिट्टी में ना पाए, जो है उस समय सतह पर वही रहेगा, फालतू का इधर उधर का नहीं आ पाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी में जो खरपतवार हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, 9 नंबर पे बात करते हैं मृदा क्षौरीकरण, जो कि आप लोग बहुत एग्जाम में पूछा जाता है परंतु आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मृदा क्षौरीकरण, सॉयल सोलराइजेशन, सॉयल सोलराइजेशन, मृदा क्षौरीकरण, सॉयल सोलराइजेशन। तो मृदा क्षौरीकरण, सॉयल सोलराइजेशन की हम बात करते हैं, तो सॉयल सोलराइजेशन में हम देखते हैं कि कितनी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां से अगर हम बात करते हैं सॉयल सोलराइजेशन में हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं, एक खाली खेत होता है, मान लो एक खाली खेत होता है, ये क्या है, एक परती खेत है, परती खेत है। इस खेत में हम क्या करते हैं, ये मान लो एक खेत है, आपने देखा होगा, और इस प्रकार से हम मान लो इन लाइनों पर क्या करते हैं, फसलें बोते। तो इन लाइनों में जब हम फसलें बोते हैं तो इन लाइनों में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इन लाइनों पे देखा होगा आपने, जिन लाइनों में हम फसलें बोते हैं उन लाइनों के ऊपर हम एक पन्नी या प्लास्टिक की परत डाल देते, पारदर्शी। जैसे जो लाइनों में फसलें बोते हैं आपने देखा होगा, राजस्थान के किसान ज्यादातर इसको अपनाते हैं, या बड़े बड़े जो किसान होते हैं आपने देखा होगा, जिन लाइनों में फसल बोए होंगे उस लाइन में पन्नी या प्लास्टिक की परत लगा लेंगे।
अब ध्यान देना, यहां पर देखना मैं पौधे बना रहा हूं, ये मान लो कुछ पौधे हैं, ये क्या है, पौधे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, और ये प्लास्टिक की क्या है, प्लास्टिक या पॉलीथीन की सीट है, प्लास्टिक या पॉलीथीन की सीट है, जो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। कैसी है, ट्रांसपेरेंट। और ऐसा कब करते हैं, अप्रैल मई के महीने में, अप्रैल मंथ, और अप्रैल से लेकर के मई, अप्रैल से लेकर के मई मंथ में जो खाली खेत पड़ा रहता है, उसके ऊपर या तो हम प्लास्टिक या पॉलीथीन की क्या करते हैं, सीट बिछा देते हैं, या फसलें जो लगा लेते हैं उन्हीं लाइन पे हम क्या करते हैं, सीट बिछा लेते हैं। ये सीट पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ऐसा करने से जो सॉयल सरफेस है, जो सॉयल सरफेस है, मृदा सतह है, जो मृदा सतह है, ये होता है पारदर्शी, पारदर्शी, और ये होता है परत, ठीक है। तो ये प्लास्टिक पॉलीथीन तो वैसे लिखा जाएगा, तो आप ध्यान देना। तो सॉयल सतह का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है। 8 से 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो खरपतवार, खरपतवार के बीज झुलस जाते हैं, झुलस जाते हैं। तो ये तो था भौतिक व यांत्रिक वर्गीकरण, जो हमने आपको इस प्रकार से लिखा दिया, भौतिक व यांत्रिक वर्गीकरण। आप नोट कर लीजिएगा, भौतिक व यांत्रिक वर्गीकरण में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, तो जरा ध्यान देंगे। हमने आपको भौतिक व यांत्रिक विधियों में बताया, हाथ से खरपतवार को उखाड़ना, निराई एवं गुड़ाई करके उखाड़ना, खरपतवारों का कर्षण क्रिया द्वारा नियंत्रण करना, खरपतवारों की छटाई कर देना, खरपतवारों को जलाना, उसमें पानी भर देना, मल्चिंग कर देना, उनमें सॉइल सोलराइजेशन कर लेना। इस प्रकार से हमने आपको 9 मेथड बताए हैं, 9 टाइप बताए हैं, ये भौतिक व यांत्रिक के। आप लोग इनको फटाफट से रट्टा मार लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी क्लास में। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे शताब्दी बैच के नाम से कोर्स चल रहा है, टीजीटी पीजीटी टारगेट बैच के नाम से कोर्स चल रहे हैं। आप अगर इनको विधिवत बाकायदा नोट्स इनका पाना चाहते हो, पीडीएफ, तो आप वहां जाकर आप बैच को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी में है, मात्र 399 रुपए में शताब्दी बैच आपको मिल रहा है, बिना पीपीटी में पूरा विधिवत सिलेबस आपको दिया जाएगा। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं सारी चीजों को, तो आप वहां से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। वाईडी परिवार 15 जनवरी से लेकर के आ रहा है एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे एग्रीकल्चर में अपना और ज़्यादा उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, डिफरेंट स्टेट में आने वाली पोस्ट में अपना कैरियर देखना चाहते हैं, यदि आप एमएससी अच्छी जगह से करना चाहते हैं, यदि आप बीएससी करने के साथ साथ आप टॉप रैंक लाना चाहते हैं, या बीएससी में आप जीपी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो कोर्स आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। मात्र और मात्र 1999 रुपए में आपको मिलेगा संपूर्ण कोर्स विदाउट पीपीटी में। इंडिया बेस्ट फैकल्टी आपको वो टीच करेंगी उस कोर्स को, ठीक है। हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे रासायनिक नियंत्रण। हमने रासायनिक नियंत्रण पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद जैविक नियंत्रण बचेगा, बस खल्लास वीड साइंस। फिर अपने पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। एग्रोनॉमी में बीट साइंस के बाद अपन पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, देन पढ़ेंगे सीड साइंस, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर हमारे सीड साइंस के होंगे, 2 लेक्चर हमारे क्रॉपिंग सिस्टम के होंगे, 8 लेक्चर आपके हो गए, 2 लेक्चर हमारे टिलेज पर होंगे,
10 लेक्चर आपके हो गए, इसी में आपका संपूर्ण एग्रोनॉमी फिनिश हो जाएगा। 10 लेक्चर से ज्यादा आपको एग्रोनॉमी नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं वो सॉइल साइंस में कवर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण। केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल। बच्चा इस समय ठंडी बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो जो बच्चे बढ़िया से तैयारी अभी नहीं प्रारंभ किए हैं तो तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये महीना ठंडी का है। जनवरी चल रही है, 7 जनवरी का आज दिन है। आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप सरकारी नौकरी में अपनी रैंक को कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, ठीक है। ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, तो जल्दबाजी नहीं करना किसी भी चीज के लिए, विधिवत तरीके से आप मेहनत करना, क्योंकि एजीटीए की वैकेंसी हर साल अगर आती होती तो आप लापरवाही कर लेते। ये हर साल वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी चुनाव के जैसी है कि पंचवर्षीय योजना लगा देती है, ठीक है। आप देखो तो 14 में आई थी, फिर 18 में आई, फिर 23 में आई। पंचवर्षीय योजनाएं है ना, तो क्या आप चाहते हो कि अगले चुनाव की तैयारी करो? इस चुनाव में आपको मौका मिला है, आप जीत के हासिल अपना रिजल्ट लेकर जाओ। बहुत अच्छी जॉब है। इसको लोग, हालांकि बहुत से लोग इसको छोटी जॉब कह के तौहीन भरी बातें कर लेते हैं, परंतु मैं किसी जॉब को छोटा बड़ा नहीं कहता। अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी जॉब बेस्ट होती है। सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिलना है तो 2 रुपए में मिल जाएगा, नहीं मिलना है तो 20 रुपए में नहीं मिलेगा। आपको मैं एक बात बताता हूं, आदमी 5 रुपए में खुशी प्राप्त कर लेता है, परंतु उसी खुशी को वो मोहल्ले भर में ढिंढोरे पीटने के लिए 50 रुपए खत्म करता है। तब जाके मोहल्ले वाले जानते हैं कि आज इन्होंने 5 रुपए की वो चीज खा ली, या 5 रुपए का ऐसा वो करके आ गए। मतलब व्यक्ति को खुशी तो मिल रही थी 5 रुपए में, परंतु उसको रहा नहीं जा रहा था कि वो खुद तो सेटिस्फाई था 5 में, परंतु पूरे मोहल्ले को सेटिस्फाई कर दिया उसने 500 और खत्म करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अपने आपको सेल्फ सेटिस्फाई होना है। दूसरे से क्या मतलब, सही है कि नहीं? आप पढ़ो, आराम से मेहनत करो और निकलते बनो। दुनिया की अच्छी अच्छी बातों को भी आप अपने साथ में रखा करो। मैं एक टीचिंग के साथ साथ आपको बेस्ट पर्सन कैसे बनना है, समाज को कैसे अपने अनुरूप चलाना है, जैसे आप जहां भी रहो आपकी यूनिक आइडेंटिटी रहे। आप अपने घर में जब बातें करो तो ऐसी बातें करो कि सामने से जो गुजरने वाला बंदा हो उसके पैरों में ठहराव आ जाए, कि वो रुक कर सुने कि ये बंदा क्या बोल रहा है आखिर, ठीक है। ऐसा ऐसे तर्क रखो कि सामने वाले को लगे कि बंदे के अंदर गहराई है। ये चीजें आप कब पाओगे? जब आप सत्संगत की ओर बढ़ोगे, अच्छी संगत की ओर बढ़ोगे, ठीक है। बुरी आदतों को आप अपने साये से दूर हटा दोगे, तब जाके ये सारी चीजें आपके अंदर आने वाली हैं। रासायनिक नियंत्रण में हम क्या बात करते हैं सर? रसायनों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रसायनों का प्रयोग करते हैं। रसायनों का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं रसायनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको देखने को मिलता है। रसायनों का प्रयोग कब मिलता है? मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमको रसायनों का प्रयोग देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ 1939 टू 1945, आप सब जानते होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के वो 2 सिटीज थे जिनके ऊपर बम गिराया गया था, एक हिरोशिमा एक नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त। सन कौन सा था आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब गिराए गए थे। मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम केमिकल का यूज करने लगे। सबसे पहले अगर केमिकल की बात की जाए तो हम इनऑर्गेनिक किए थे। वीड को कंट्रोल करने के लिए हम इनऑर्गेनिक वीडिसाइड हर्बिसाइड प्रयोग किए थे। सोडियम आर्सेनेट, कहीं कहीं आर्सेनिक लिखा हुआ मिलता है,
तो सोडियम आर्सेनेट को हम सबसे पहले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए 1937 में प्रयोग कर लिया था, बट कॉमर्शियली हम यूज कब कर पाए? 1944, जब मॉर्थ एंड मिचेल ने 2,4-D को डिस्कवर किया। इंडिया में 2,4-D वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले 1946 में प्रयोग की गई, ठीक है। 46 के आसपास आई, अमेरिका ने बना दिया था 44 में ही, मार्थ और मिचेल नाम के दो व्यक्ति ने। तो हम बात करते हैं रसायनों का प्रयोग मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिलता है जो रसायन प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, शाकनाशी, या हम हर्बिसाइड लिख सकते हैं या हर्बिसाइड लिखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? शाकनाशी, शाकनाशी। क्या मतलब होता है इसका? हर्ब धन साइडो, हर्ब का मतलब होता है प्लांट या पादप, साइडो का मतलब होता है टू किल, मतलब मार देना, ठीक है। मूवी में कहता नहीं आई किल यू, तो यहां पर क्या हुआ? इसको किल कर देना। हर्बिसाइड का मतलब है शाकनाशी, जो शाकों को मार दे, झाड़ियों को मार दे, पौधों को मार दे, उसको हम क्या कहते हैं? शाकनाशी कहते हैं, ठीक है। अब बात करोगे साहब, आप तो कह दिए शाकनाशी का मतलब हर्ब को खत्म कर देना, हर्ब प्लस साइडो, तो क्या पादप भी खत्म हो जाएंगे? भाई जाहिर सी बात है, आपके मन में जो प्रश्न उठा है कि सर ऐसा होगा तो पादप भी मर जाएंगे। डेफिनेटली कुछ वीडीसाइड ऐसे हैं जो फसल और पादप दोनों को मार देते हैं, कुछ वीडीसाइड ऐसे हैं या हर्बिसाइड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर्ब को ही मारते हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स या रसायनों का वर्गीकरण, जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो हम बात करते हैं रसायनों का वर्गीकरण। रसायनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स की जब बात करते हैं, रसायनों के वर्गीकरण पर हम जब बात करते हैं, तो रसायनों के वर्गीकरण में हम एक चीज देखते हैं कि साहब रसायनों का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तो रासायनिक संरचना के आधार पे। अब पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा? रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर, बेस्ड ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के वीडीसाइड या हर्बिसाइड आते हैं। एक आता है अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक होता है। इन्हीं दो को हम चर्चा में लेंगे, इन्हीं दो के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का बिंदु हमारा इन्हीं पर होगा। तो कार्बनिक की जब हम बात करते हैं या अकार्बनिक की बात करते हैं, तो अकार्बनिक में हम बात करते हैं सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट।
कॉपर नाइट्रेट, कई सारे हम बात करते हैं जो इनऑर्गेनिक में आते हैं, और ऑर्गेनिक में आते हैं लगभग लगभग 16 से 17 ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स के अंतर्गत कुछ जो वीडीसाइड हर्बिसाइड होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, एमसीपीए 2,4-D, ठीक है, एट्राजीन, सीमाजीन, एलाक्लोर, नाइट्रोफेन, ईटीसी। ये कुछ हर्बिसाइड होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं, कुछ कार्बनिक होते हैं। इन पर हम चर्चा कर लिए। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ये 16 से 17 ग्रुप्स, इन किस किस ग्रुप में कौन कौन से वीडीसाइड आते हैं, हर्बिसाइड आते हैं, उनका ट्रेड नेम क्या है, उनकी सेलेक्टिविटी के आधार पर, उनके वेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे किस किस प्रकार के होते हैं, कॉन्टेक्ट और आपके ट्रांसलोकेटेड, आपके सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ये सब सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इनके ट्रेड नेम में भी बताएंगे, इनके केमिकल नेम पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में वो सारी बातें होंगी, वो सारी चर्चाएं होंगी, और कल आपको यूपी के और एग्रोनॉमी दोनों की क्लास मिलेगी, क्योंकि जो क्लास आपकी एब्सेंट हुई है कल यानी कि मंडे की, वो आपकी भरपाई हो जाएगी। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप, ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंचे, और अच्छे कंटेंट के साथ हम आपके साथ रोज आपका सहयोग देते रहेंगे। जितना हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करूंगा। एजीटीए की नैया मैं आपकी पार कराऊंगा। एग्रीकल्चर क्या होता है इसका धुआं धुआं उड़ा देंगे, ये आपको पता चल जाएगा। एनएससी कि आप एग्जाम दिए होंगे, हमारी क्लास का आपको अनुमान लग गया होगा। एग्जाम चाहे कोई हो, मैटर यही रहेगा। ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिएगा और तैयारी करिएगा प्रॉपर नोट्स के साथ। मिलेंगे फिर एक बार अगली क्लास में, ठीक है।